हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो गेट हो, चाहे CSIR हो, चाहे DBT हो, चाहे ICMR हो। इस टॉपिक के बारे में काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आज मैं बात करने वाला हूँ DNA लाइब्रेरी के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं ये आखिर DNA लाइब्रेरी होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि लाइब्रेरी क्या है। जनरली हम लाइब्रेरी टर्म का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बुक्स को रखा जाता है, जहाँ पे हम बुक्स को स्टॉक करते हैं, उस जगह को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। बट यहाँ पे हम एक शब्द इस्तेमाल उसके आगे कर रहे हैं जो कि है DNA लाइब्रेरी। तो ऐसी जगह या ऐसा पोजीशन जहाँ पे हम DNA के अलग अलग फ्रैगमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं फॉर फ्यूचर पर्पजेज, ऐसी जगह को, ऐसी पोजीशन को मैं DNA लाइब्रेरी कहता हूँ। अगेन DNA लाइब्रेरी विल बी अ साइट। ये क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स होता है। यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग DNA फ्रैगमेंट्स को अपने पास स्टॉक करके रखते हैं ताकि हम उसको आगे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये DNA फ्रैगमेंट्स आते कहाँ से हैं? वेयर डू दीज DNA फ्रैगमेंट्स कम फ्रॉम? तो अब ये DNA फ्रैगमेंट्स जो हैं वो DNA क्लोनिंग की वजह से आते हैं। DNA क्लोनिंग का क्या मतलब हो गया? अब कोई जीनोमिक फ्रैगमेंट अगर मेरे पास है, कोई फ्रैगमेंट है, DNA का फ्रैगमेंट है अगर मेरे पास, तो मैं अगर इस फ्रैगमेंट के बहुत सारी कॉपीज़ करना चाहता हूँ, बहुत सारे रेप्लिकेट्स बनाना चाहता हूँ, तो इन रेप्लिकेट्स जो ये रेप्लिकेट्स फॉर्म हो रहे हैं DNA क्लोनिंग की वजह से, उनको बेसिकली स्टोर करना चाहता हूँ। उनको हम बेसिकली स्टोर करेंगे। किस जगह स्टोर करेंगे? उनका स्टोरेज होता है DNA लाइब्रेरीज़ के अंदर। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो फ्रैगमेंट्स फॉर्म्ड during the DNA cloning are basically saved inside the stored inside the DNA libraries. तो DNA libraries are collection of cloned DNA fragments। तो कुल मिलाकर के बात ये कही जा सकती है। अब जो DNA लाइब्रेरी है जो मेरी, वो दो तरीके की हो सकती है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी और एक cDNA लाइब्रेरी। आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में। आखिर ये जीनोमिक लाइब्रेरी होती क्या है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, या मैकेनिज़्म क्या है फॉर्मेशन का जीनोमिक लाइब्रेरी का। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जीनोमिक लाइब्रेरी के फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा कौन कौन से वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करवाया जाता है। इन सारी बातों पे बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं जीनोमिक लाइब्रेरी टॉपिक के ऊपर। तो ये हो गई हमारी पहली स्लाइड। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं हम इसकी, तो जीनोमिक लाइब्रेरी की। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में मैं सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगा। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है? टोटल DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई। अब जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? क्या मैंने कहा आपसे? मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है और मैं इस ऑर्गेनिज्म का सारा DNA अपने पास सेव करके रखना चाहता हूँ, ठीक? क्यों सेव करके रखना चाहते? हो सकता है इन फ्यूचर मुझे इसके DNA का कुछ काम हो, मुझे हो सकता है इसके DNA का सीक्वेंसिंग करानी हो, या इसके DNA में कौन कौन से जीन्स फाइंड आउट करने हैं उनका पता लगाना हो। तो बहुत सारे काम हमें आगे इन फ्यूचर हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का इंटायर DNA मैंने आइसोलेट कर लिया। अब आप जानते हैं कि DNA पाया कहाँ जाता है? DNA इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। DNA कहाँ पाया जाएगा? DNA आपका न्यूक्लियस में पाया जाएगा। अब न्यूक्लियस से हम सारा का सारा DNA एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। DNA से सारा DNA आपने, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से द इंटायर DNA इज एक्सट्रैक्टेड आउट। सेकेंड पॉइंट देखिए, तो इट बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरी जब आप बनाने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये cDNA लाइब्रेरी से इसी तरीके से अलग है कि इन केस ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी द इंटायर जीनोमिक कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज्ड। तो सेकेंड पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं, इट कंटेन्स ऑल द DNA सीक्वेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक? कि पूरे जो भी जितना भी DNA कंटेंट होगा वो सारा का सारा हमको इस्तेमाल करना है, ठीक? नेक्स्ट, आगे इन फ्यूचर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पर्पज़ क्या हो सकता है। इन फ्यूचर मान लीजिए कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर जीन के बारे में जानकारी चाहिए, कोई एक जीन आइसोलेट करना है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन की ही बात कर लीजिए, अब सपोज कर लीजिए मेरी ही बात कर लीजिए। तो मैं अपना अगर DNA देना चाहता हूँ, मैं अगर अपना DNA ऑफर करूँ, तो मेरे DNA की जो जीनोमिक लाइब्रेरी है वो बनाई जा सकती है। कैसे? मेरे सेल से, न्यूक्लियस से, सेल का न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा, उसको DNA को कंप्लीटली आइसोलेट कर लीजिए,
ठीक, अब आइसोलेट करने के बाद उससे जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी वो सिखाऊंगा। तो जीनोमिक लाइब्रेरी आप उससे फॉर्म कर लेंगे। अब जब एक बार जीनोमिक लाइब्रेरी फॉर्म हो गई तो उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे डीएनए के अंदर आपको अलग अलग जीन्स आइडेंटिफाई करने हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन, ग्लूकागॉन का जीन, या किसी भी XYZ हार्मोन का जीन आपको आइसोलेट करना है वहाँ से, तो आप उस जीन को वहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल के बाहर ला सकते हैं, उसकी क्लोनिंग करवा सकते हैं अगर आपके पास जीनोमिक लाइब्रेरी एग्जिस्टेंट है तो। कैसे होता है ये सब, ये सारी की सारी बातें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या था कि यहाँ पे हम जो can be used to isolate specific DNA sequences। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को आइसोलेट करने के लिए हम जीनोमिक लाइब्रेरी बेसिकली क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, इंसुलिन जीन को अगर मुझे आइसोलेट करवाना हो अपने जीनोम से तो मैं जीनोमिक लाइब्रेरी की मदद से आइसोलेट करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ अभी ये सब समझ में आएगा। अगर कोई कहे कि भाई मुझे जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है तो मैं प्रोड्यूस कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई प्रोड्यूस और हाउ कैन आई गो अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैकेनिज्म के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब आखिर जीनोमिक लाइब्रेरी को प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्या आपको जीनोमिक डीएनए को ले लेना है। द फर्स्ट स्टेप इज जीनोमिक डीएनए को आपको आइसोलेट करना है। जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करना है। जीनोमिक डीएनए कहाँ पे होगा जी? अच्छा, जीनोमिक डीएनए कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, क्योंकि जीनोम जो है बेसिकली ये जीनोमिक डीएनए शब्द कहाँ से आया है? जीनोम से आया है। जीनोम किस चीज़ का है? डीएनए का है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वहाँ से आपको पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट कर लिया, अब डीएनए को क्या करिए, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आप देख रहे हो, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करा दीजिए। अब अगर आपको पता नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है तो मेरा आरडीटी का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टडी कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना समझिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट कैन फंक्शन एज एंडोन्यूक्लिएजेस, यानी कि जो आपका जीनोम है, बड़ा सा एक जीनोम है, जो यहाँ पे एक लंबा सा इतना बड़ा सा ये जीनोमिक फ्रैगमेंट था। अब इस जीनोमिक फ्रैगमेंट को ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको क्लीव कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेंशन भी मैंने कर रखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जैसे ही आप ट्रीट करवाएंगे अपने जीनोमिक डीएनए को तो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में आपका जीनोमिक डीएनए टूट जाएगा। शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस देखिए, ये एक सीक्वेंस हो गया, फिर ये दूसरा सीक्वेंस हो गया, यहाँ से ये तीसरा सीक्वेंस हो गया। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ना, ये रैंडमली क्लीव कर देते हैं। याद रखना है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे बहुत ही लो एंजाइम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करना होता है। लो एंजाइम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं सर? यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत ही हाई एंजाइम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। मैं कंप्लीट डाइजेशन नहीं कराना चाहता। देखिए, अगर मैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करता हूँ। तो देखिए, अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट डाइजेशन? कंप्लीट डाइजेशन का मतलब ये हो गया कि सपोज ये मान लीजिए कि ये डीएनए है हमारा। अब यहाँ पे डीएनए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट पाई जाएगी। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट पाई जाएगी। सपोज यहाँ पे एक साइट है GATC, मान लीजिए साइट है, यहाँ पे एक साइट है GATC, यहाँ पे एक साइट है GATC, यहाँ पे एक साइट है GATC। इस तरीके से मल्टीपल साइट्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए। डीएनए के ऊपर मल्टीपल साइट्स प्रेजेंट हैं GATC की। सर यहाँ पे GATC आप क्यों लिख रहे हो? सपोज जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने लिया हुआ है ना, वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? GATC को ही रिकॉग्नाइज करता है और यहीं पे कट कर देता है। सपोज करिए यहाँ पे G के बाद ये कट कर देता है। अगर आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लोगे
तो ये कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। कंप्लीट डाइजेशन मतलब यहाँ पर भी कट करेगा, यहाँ पर भी कट करेगा, यहाँ पर भी कट कर देगा और यहाँ पर भी कट कर देगा। मतलब जहाँ जहाँ पे डीएनए में, पूरे डीएनए में जहाँ जहाँ पे जीएटीसी साइट होगी वहाँ वहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, वहाँ वहाँ पे कटिंग हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पार्शियल डाइजेशन का मतलब हो गया कि कुछ जगह पे वो क्लीव करे, कुछ जगह पे ना क्लीव करे। तो यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन का मतलब हो गया रैंडम क्लीवेज हो जाएगा। तो कुछ जीएटीसी साइट पे क्लीव कर रहा है, सपोज करिए इस जीएटीसी साइट पे क्लीव किया, इस पे नहीं किया और सिर्फ इस पे किया। तो दो ही जगह पे यहाँ पे क्लीव किया, दो जगह पे नहीं क्लीव किया। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डाइजेशन। तो जब भी मैं लो एंजाइम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो पार्शियल डाइजेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। आखिर पार्शियल डाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे मुझे ओवर हैंग्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा मुझे? ओवर हैंग्स, या जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस का क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस का? तो देखने की कोशिश करिए। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा डीएनए फ्रैगमेंट बना रहा हूँ, ठीक, ये क्या है? ये बड़ा सा डीएनए फ्रैगमेंट। अब इस डीएनए फ्रैगमेंट को जब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर जब मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ लो कंसेंट्रेशन में, लो कंसेंट्रेशन में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स मिल रहे होंगे वो बस, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह पे काट रहा होगा और केवल एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। यहाँ तो हमने केवल एक डीएनए मॉलिक्यूल ले रखा है ना, इस तरीके से बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें मुझे अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि इस रीजन को कट किया तो मान लीजिए कि ये एक साइट मिल गई, ठीक। अब यहाँ पे मैं कुछ ओवरहैंग्स बना दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये ए फ्रैगमेंट मिल गया, यहाँ से ये एक मिल गया, ये बी फ्रैगमेंट मिल गया, बी फ्रैगमेंट मिल गया, यहाँ से यही एक मिल गया मुझे, सी फ्रैगमेंट मिल गया, इस तरीके से। तो बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियसली मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, और मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स को आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे फ्रैगमेंट्स मिल रहे होंगे, और कई सारे फ्रैगमेंट्स जो मिल रहे होंगे उनके पास ओवरलैपिंग रीजन्स होंगे। दैट मीन्स अगर ये ए है तो इसी के बाद वाला जो फ्रैगमेंट होगा हो सकता है वो बी ना हो, वो किसी और डीएनए को जब कट किया हो तो वो पोर्शन जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ हो। दैट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए पोर्शन ए हम मान ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए A1 है, तो A1 जो है वो हो सकता है वो इस तरीके का कुछ मिल रहा हो, ये A1 मिल रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग फ्रैगमेंट्स हमें मिल रहे होंगे, और जब ये इस तरीके से जब रैंडम क्लीवेज होता है तो जो ये ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं, इन ओवरलैपिंग रीजन्स को हम साथ में जोड़ करके एक मेथड जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग, पूरे डीएनए को सीक्वेंस करवा सकते हैं। तो वी कैन डू द सीक्वेंसिंग ऑफ द इंटायर डीएनए। जितना बड़ा डीएनए होगा उस पूरे डीएनए को सीक्वेंसिंग करा सकते हो विद अ टेक्निक कॉल्ड एज क्रोमोसोम वॉकिंग। कैसे? क्रोमोसोम वॉकिंग के जरिए कैसे करा सकते हो? अब तुम्हें ये वाला रीजन जैसे कि यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी ये रीजन कॉमन मिल रहा है, तो आप समझ जाओगे जैसे कि यहाँ पे ए टी तक मिला था आपको, तो यहाँ पे भी आपको टी के बाद फिर कुछ कुछ मिलने लगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये रीजन तो है, सीक्वेंस में ही था, ये एंजाइम ने यहीं पे कट किया होगा और ये दोनों सीक्वेंस सेम रहे होंगे। इस तरीके से हम वॉक करते करते एक रीजन मुझे मिला, अब इस रीजन के राइट हैंड साइड पे भी मैं नए रीजन जोड़ सकता हूँ, लेफ्ट में भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। जो मुझे मिल गया उसके से ओवरलैप जो कर रहे होंगे उसको राइट में भी एक्सटेंड करूँगा, लेफ्ट में भी एक्सटेंड करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मुझे ये पूरा बड़ा सा सीक्वेंस था, अब जब इसको कट किया गया तो मान लीजिए मुझे ये वाला रीजन, यहाँ पे जो बीच वाला रीजन था, ये मुझे आइडेंटिफाई मैंने कर लिया। अब इस रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद अब सपोज करिए कि यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करता जाऊँगा, तो इधर मैंने एक्सटेंड किया, ये सीक्वेंस एक और मिल गया, इधर मैंने एक्सटेंड किया, मुझे एक और सीक्वेंस मिल गया,
फिर एक और जगह मैंने एक्सटेंड किया, इधर ये यहाँ से यहाँ मिल गया, फिर इसको एक्सटेंड किया, ये इधर मिल गया। तो कहने का मतलब है धीमे धीमे करके मैं पूरे का पूरा सीक्वेंस वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लूँगा। ये क्या हुआ, मैंने पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसकी सीक्वेंसिंग ईजी हो जाएगी, मैं आराम से इसकी सीक्वेंसिंग करा सकता हूँ इस पूरे डीएनए की। तो ये फ़ायदा हो जाता है आप रैंडम जब क्लीवेज करते हैं। तो खैर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि मैंने बताया कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के में बढ़ जाएगा वो, लोअर एंजाइम कंसंट्रेशन हम यूज़ करते हैं। अब लोअर एंजाइम कंसंट्रेशन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ साइट्स आर क्लीव्ड, मैंने अभी अभी आपको ये भी बात दिखा दी। इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ डीएनए होगा, डीएनए कंप्लीट डाइजेस्टेड नहीं होगा, छोटे छोटे पोर्शन में पार्शियली डाइजेस्ट होगा, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। पार्शियल डाइजेशन जब आपने कर दिया उसके बाद हम फ्रैक्शनेशन करते हैं। फ्रैक्शनेशन मतलब फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से डिवाइड करिएगा फ्रैक्शंस में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। दो तरीके से कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सर इसमें क्या होगा, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे ना किसी चीज़ का, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएंगे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो ज़्यादा डेंस होंगे, ज़्यादा भारी होंगे, वो नीचे की तरफ, कम डेंस जो होंगे वो ऊपर की तरफ मौजूद हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज, अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दूसरी तरीके से, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में कुछ इस तरीके से हमने फ्रैक्शनेशन कर दिया, फ्रैक्शन में हमारे फ्रैगमेंट्स बढ़ गए। ठीक, अब इन फ्रैगमेंट्स को हम आइसोलेट कर लेंगे, अलग अलग डेंसिटी के फ्रैगमेंट्स को मैंने आइसोलेट कर लिया। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाना हो तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी क्या होगा, जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स का मॉलिक्यूलर वेट है, जितना जो भारी होगा, जितना ज़्यादा जो भारी होगा वो उतना ही ऊपर की तरफ रह जाएगा, जो जितना हल्का होगा वो उतना नीचे की तरफ आ जाएगा। अब सबसे लाइट जो होगा वो ये होगा, सबसे जो हैवी होगा वो ये होगा। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। ठीक, अब इससे हमने 20 kb के फ्रैगमेंट्स निकाल लिए। क्या करा सर, 20 kb के फ्रैगमेंट्स हमने निकाल लिए यहाँ से। ठीक, अब इन 20 kb के फ्रैगमेंट्स को हम लैम्डा फेज पार्टिकल में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। लैम्डा फेज पार्टिकल क्या होता है, एक तरीके का वायरस होता है। ये वायरस की खास बात क्या है, ये आपका बैक्टीरियोफेज होता है, यानी कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप लैम्डा फेज पार्टिकल का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो, बिकॉज यू आर यूजिंग इट एज अ वेक्टर। तो लैम्डा फेज पार्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पे एज अ वेक्टर किया जाता है। वेक्टर की तरीके से क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेक्टर के अंदर अपना जीन को इंटीग्रेट करवा दूंगा। देख पा रहे हो, ये देखिए, अब ये मान लो कि ये वेक्टर का जीनोमिक कंटेंट था। ठीक, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने अपना 20 kb का फ्रैगमेंट इस तरीके से इंटीग्रेट करवा दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा 20 kb का जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसी तरीके से ना केवल मैं इस जीन के बारे में काम करूंगा, बल्कि मैं सभी जीन्स के बारे में, सभी जीन्स के लिए मैं सेम काम कर दूंगा। आई विल डू द सेम थिंग फॉर ऑल द जीन्स, जितने भी, सॉरी जीन्स में बोल रहा हूँ, जितने भी फ्रैगमेंट्स मेरे पास होंगे सभी के लिए मैं सेम टू सेम चीज़ रिपीट कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 20 kb के फ्रैगमेंट्स को मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया लैम्डा फेज पार्टिकल के अंदर, ये मेरा वेक्टर होगा। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ प्लैक्स। प्लैक का मतलब क्या हो गया, जब मैं अपना ये जो वायरस आया, लैम्डा फेज वायरस आया है, इसको मैं इन्फेक्ट करवाऊंगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये लैम्डा फेज है। लैम्डा फेज क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा सकता है। जैसे ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएगा बेटा, क्या होगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा देगा, बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल वगैरह डाल देगा, इसी को हम प्लाक बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, प्लाक बोलेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जनरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ प्लैक्स, खूब ढेर सारे प्लैक्स बन जाएंगे। अब सोचो क्या है, बैक्टीरिया है, उसके अंदर मेरा वेक्टर है, वेक्टर में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। ठीक, अब इसको मैं बहुत लंबे, इन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को मैं बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकता हूँ। अब तुम जरा सोचो, मेरा जितना भी जेनेटिक कंटेंट था, ज़रा इस चीज़ को ध्यान से सुनना। ये सपोज मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बना रहा हूँ, मैं इस तरीके का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूँ।
अब जितना भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था तुम्हारा, इस पूरे डीएनए को छोटे 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 पीसेस में काटा गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अलग अलग पीसेस में काटा गया है। हर एक ये पीस जो है वो इस तरीके से फेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर ये वेक्टर है तुम्हारा, और फिर इस वेक्टर को आपने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है। ये क्या है, सपोज करिए ये एक बैक्टीरिया है। ठीक, इस बैक्टीरिया के अंदर आपने इस वेक्टर को इंटीग्रेट करवा दिया है। अब इस बैक्टीरिया को आप लॉन्ग टर्म में स्टोर कर देते हैं, लॉन्ग स्टोरेज। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरियल कॉलोनीज के अंदर आपका डीएनए फ्रैगमेंट को पहुंचा दिया गया। हर एक डीएनए फ्रैगमेंट को, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इस तरीके से अलग अलग फ्रैगमेंट्स को अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया और बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया गया। तो उससे क्या होगा, हर एक फ्रैगमेंट की मल्टीपल कॉपीज आपकी बनती चली जा रही है और आपका सुरक्षित हो गया है बैक्टीरिया के अंदर आपका डीएनए फ्रैगमेंट। कुछ इस तरीके की बात। ठीक, अभी डायग्राम के थ्रू भी देखिए क्या हो रहा है, अभी डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूँ। तो मिलियंस ऑफ प्लैक्स हो गए, जनरेशन स्टोर्ड फॉर द लेटर स्टोरेज पर्पस के लिए आपने इसको रख लिया। नेक्स्ट, ये परमानेंट कलेक्शन फॉर्म हो गया। अब आपको बार बार ये प्रोसेस दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो भी जीन चाहिए वहाँ से आप उठा सकते हो, जीन को वहाँ से निकाल सकते हो, उस कॉलोनी से, उस बैक्टीरियल कॉलोनी से, उस जीनोमिक लाइब्रेरी। इसी को हम जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, इसमें आपके सारे के सारे जीन्स अवेलेबल हैं। इसी को मैं जीनोमिक लाइब्रेरी कह देता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ योर जीन्स, ऑल ऑफ योर जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट ओवर हेयर। जैसे जैसी ज़रूरत होगी, जो जीन की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो हो गई ना, जैसे कि किताबों का जो लाइब्रेरी होता है, जिस भी किताब की आपको ज़रूरत होती है आप वहाँ जाते हैं, किताब उठाते हैं, पढ़ लेते हैं। सेम वे में इस जीनोमिक लाइब्रेरी में जिस भी जीन की आपको ज़रूरत होगी, जाइए उस जीन को आइडेंटिफाई करिए कि अच्छा ये इस बैक्टीरियल कॉलोनी में है, वहाँ से उठाइए, यूज़ कर लीजिए। बढ़िया टेक्निक हो गई। ठीक, नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिस भी पर्टिकुलर सीक्वेंस की आपको ज़रूरत है, आप क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को ग्रो करवा लेते हैं और उसके बाद उसको इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरा जीन इस कॉलोनी के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर है कि नहीं है, उसको वहाँ से आइसोलेट करवा लेते हैं। ठीक, जल्दी से अब देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले वाले डायग्राम में आप देखिए कि ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि मान लीजिए कि ये डीएनए दिखाया जा रहा है। अब इस डीएनए के ऊपर बहुत सारी साइट्स हैं, इसी को मैं कट साइट बोल रहा हूँ। और ये कट साइट किस चीज़ की हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कट साइट है, आरई साइट्स, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे काट सकता है। अब पार्शियल डाइजेशन कराया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करवाया है, पार्शियल डाइजेशन। कैसे, किस तरीके से पार्शियल डाइजेशन करवाया है, यहाँ पे देखिए 4 बेस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया हुआ। 4 बेस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या मतलब हुआ, 4 बेस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या मतलब हुआ। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ पे जनरली जो हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं वो एंजाइम होता है, यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, इसको दिखाते हैं। यस, यहाँ पे जो जनरली एंजाइम का इस्तेमाल होता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो HAE3 और SAU3A का इस्तेमाल होता है। HAE3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 3 एंड SAU3A का इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट भी दी हुई है, GGCC और ये GATC दिया हुआ है। GGCC और GATC आप देख सकते हैं कि ये दोनों केवल 4 बेस की साइट हैं, GGCC और GATC, ये केवल 4 बेसिस की साइट हैं। ये 4 बेस की साइट ही क्यों चूज़ कर रहे हो सर, 4 की जगह 6 की या 6 की जगह 8 की साइट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? उसके पीछे एक छोटी सी वजह है, क्योंकि जितनी छोटी आप ये साइट लेंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कटिंग होगी, और जितनी बड़ी बड़ी साइट्स लेंगे उतनी दूर दूर पे कटिंग होगी। ठीक, जितना छोटा साइट होगा ना उतना फ्रीक्वेंटली कटिंग होगी, उतनी रेगुलरली कटिंग होगी। इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट साइट लिया जाता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट साइट का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट का, 4 बेस की साइट का। वरना हम 6 बेस की भी ले सकते थे, 8 बेस की भी ले सकते थे, बट जितनी ज़्यादा बड़ी साइट लोगे उतना दूर दूर पे कटिंग होगी, पर वो उतना अच्छा नहीं रहता, साइज़ बहुत बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके की बात। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये क्या हो गया, अलग अलग साइट्स देखिए, ये एक साइट हो गई, ये एक साइट, ये मतलब एक जगह पे कट किया होगा जब, तो ये मिला, फिर एक यहाँ पे भी मिला, फिर एक इस तरीके का मिला, तो अलग अलग फ्रैगमेंट्स मुझे मिले हुए हैं।
ठीक, क्या मिला हुआ है, अलग अलग साइज़ के फ्रैगमेंट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। कुछ फ्रैगमेंट्स काफ़ी छोटे मिल गए हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स काफ़ी बड़े मिल गए हैं, कुछ इस तरीके के। तो मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स, सम स्टिल विद कट साइड्स, यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स मिल गए। अब मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स मिल गए, ये रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स यहाँ पे मिल गए, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए। अब जब रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिल गए तो इस रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को क्या करिए, अपने जो वेक्टर है उसके साथ इंटीग्रेट करवा दीजिए। वेक्टर के साथ देखिए, ये ग्रीन वाला क्या है, ये वेक्टर है, और ये जो पिंक वाला है वो आपका रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट साइट है। ठीक, फ्रैगमेंट का साइट, फ्रैगमेंट है बेसिकली। तो ये आपका फ्रैगमेंट है। इसी तरीके से आप देख सकते हो जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं उन सबको वेक्टर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद क्या किया है, ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड्स इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर अब इसमें इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरिया का प्लैक बना दिया, तो अलग अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया है इन वेक्टर्स ने। ठीक, तो इस तरीके की कुछ कहानी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली जो बैक्टीरिया बन गए उनको आप स्टोर करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग पर्पस। ठीक, अब प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे एसोसिएटेड है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, द जीन कैन बी कट इंटरनली। जिस जीन के लिए आप ये सब काम कर रहे हो, सपोज कर लिए ये जीन है, ये जीन एक्स है मान लीजिए। अब हो सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहीं पे कट कर दे, जीन के बीचों बीच में कट कर दे। अगर ऐसा हो गया तो डिज़ायर्ड सीक्वेंस आपको मिल ही नहीं पाएगा, यू वोंट बी एबल टू गेट द डिज़ायर्ड सीक्वेंस। जिस जीन के लिए आपने ये सब किया था वो जीन ही बीच से कट चुका है, तो अब जीन आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो एक तो पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी रेलेवेंट टू द फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड। जो भी वेक्टर का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका साइज आपके जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं उससे रेलेवेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, फ्रैगमेंट का साइज बहुत बड़ा होता है और वेक्टर उतना बड़ा लिया नहीं जाता, तो जो इतना बड़ा सा फ्रैगमेंट उस वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, आप रैंडम क्लोनिंग करवाइए। रैंडम क्लोनिंग का मतलब वही है, यानी कि आप रैंडमली उसको कट करवाइए। ठीक, दूसरा, वेक्टर साइज हमेशा आप 20 KB से ज़्यादा रखिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इससे जब रैंडम क्लोनिंग करते हैं, रैंडम क्लोनिंग करने की वजह से आपका ओवरलैप क्रिएट होता है, तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और 20 KB से बड़ा साइज़ आप वेक्टर का रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर का साइज़ 20 KB से जो बढ़ा रख रहे हैं वो तो ठीक है, ये क्या क्या साइज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लैम्डा फेज यूज़ कर रहा हूँ तो मैक्सिमम इंसर्ट साइज़ जो है वो 5 to 25 KB है। अगर मैं लैम्डा कॉस्मिड यूज़ कर रहा हूँ तो 35 to 45 KB है। P1 फेज यूज़ कर रहा हूँ तो 70 to 100 है। पैक यूज़ कर रहा हूँ तो 100 to 300 है। बैक यूज़ कर रहा हूँ, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो लेस देन 300 KB है। और यैक्स यूज़ कर रहा हूँ तो 200 से 2000 KB है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बड़ा वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर ले रहे हैं जिसका जो इंसर्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, और बैक और यैक, तो ये बहुत बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट करवा सकता है, तो इसलिए इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ रैंडमली क्लीव्ड DNA, मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ। तो अगर आप रैंडमली क्लीव करेंगे तो ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स बनते हैं, और क्रोमोसोम वॉकिंग के जरिए आप पूरे के पूरे DNA को सीक्वेंस करा सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्रोमोसोम वॉकिंग इज यूज फॉर स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंक्ड सीक्वेंसेज इन एक्सटेंडेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम। पूरे क्रोमोसोम में कौन कौन से रीजन्स, कौन कौन से जीन्स एक दूसरे के बगल में पाए जा रहे हैं, वो लिंक्ड जीन्स कौन कौन से, उसके बारे में बात की जा रही है। लिमिटेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज वेक्टर्स, प्लाज्मिड और लैम्डा फेज वेक्टर का क्या क्या लिमिटेशन है, सिर्फ 20 से 25 KB ही ये इंसर्ट साइज होता है इनका, इसीलिए जनरली यैक को यूज़ किया जाता है। लगभग 1000 KB से ज़्यादा का क्लोनिंग फ्रेगमेंट ये इंसर्ट करवा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब हम स्क्रीन कैसे करा सकते हैं। भाई हमारी जीनोमिक DNA लाइब्रेरी तैयार हो गई है। अब जीनोमिक DNA लाइब्रेरी में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनकी कॉलोनीज़ दिख रही हैं। अब मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या मेरा जो इंसुलिन जीन जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो कौन से बैक्टीरिया के अंदर है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्क्रीनिंग बाय कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा है बाय DNA हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा है बाय PCR मेथड। चौथा है बाय इम्यूनोलॉजिकल एसे। और पांचवा है बाय प्रोटीन फंक्शन। इसमें से मैं एक आपको दिखाता हूँ और आपको बाकी के लिए हम अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे। एक मैं यहाँ पे कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं, सपोज करिए कि ये हमारी पहला जो ये है, ये मास्टर प्लेट है।
अब ये दूसरी देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मास्टर प्लेट के ऊपर बहुत सारे मेरे बैक्टीरियाज हैं। इन बैक्टीरियाज के अंदर मेरे अलग अलग फ्रैगमेंट्स जो हैं वो क्लोन्ड होंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके इसके ऊपर एक छाप ले ली, यानी कि नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को इस प्लेट के ऊपर रखा। अब जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनका इंप्रेशन इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ चुका होगा। तो अब क्या किया, ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन हो चुकी है मेरी यहाँ पे, दिस इज़ माय नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। अब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को मैंने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट विद डिटर्जेंट, ट्रीटमेंट विद NaOH, इन सबसे ट्रीटमेंट किया। उसके बाद बेकिंग एट 80 डिग्री सेल्सियस, UV एक्सपोजर, इन सब से किया। अब इन सब से एक्सपोजर करने के बाद क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे DNA पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीनेचर, मतलब वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कॉलोनी है यहाँ पे वो टूट जाएगी। ठीक, कॉलोनी क्या होगा, बेसिकली जो ये कॉलोनी यहाँ पे होगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह होगा वो डिसरप्ट कर जाएगा, और जो DNA होगा वो यहीं पे लोकलाइज हो जाएगा, DNA यहीं पे लोकलाइज हो जाएगा। अब आपने टेम्परेचर हाई बढ़ा रखा है तो उसकी वजह से DNA क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सेकेंड इस प्रोसेस में आप रेडियो एक्टिव प्रोब को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हो। अब रेडियो एक्टिव प्रोब का मतलब क्या होगा, रेडियो एक्टिव प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपके सीक्वेंस के, जो आप जीन जिसको आप ढूंढ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री टू जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप ढूंढ रहे हो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये आपने RNA प्रोब यहाँ पे बना रखा है, जो भी प्रोब था वो आपका वो आपने बना रखा है। अब उसकी वजह से क्या है, ये जो हमारा जो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, जो ओरिजिनल DNA था वो आपके प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कर जाएगा, और ये रेडियो एक्टिव प्रोब हमने इस्तेमाल किया है। जैसे ही ये हाइब्रिडाइज होगा यहाँ पे तुरंत रेडियो एक्टिविटी शो होने लगेगी। इसको हम डिटेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। मुझे पता चल गया कि अच्छा ये और ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट पकड़े हुए लिए हुए हैं। अब इनको यहाँ से आइसोलेट किया जाएगा और फिर इनको ग्रो करवा लिया जाएगा, इनकी कॉपीज़ बना ली जाएंगी। तो इस तरीके से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारा मैंने एम्पलीफाई कर लिया। इसी को बोल रहे हैं कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला मेथड जो था वो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड था। इसकी मदद से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढ सकते हो और उसके बाद उसको एम्पलीफाई करवा सकते हो। तो ये फ़ायदा हो गया आपका जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करने का। इसी तरीके से मल्टीपल जीन्स आपके पास हैं, उसमें से सारे के सारे जीन्स आपके पास स्टोर्ड कंडीशन में हैं इनसाइड द बैक्टीरिया। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उनको निकालते चले जाएंगे और उनको फ्यूचर में यूज़ करते चले जाएंगे। तो ये हो गई मेरी जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में। इसके आगे हम लोग cDNA लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।